जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है 10 मिनट शो में, जो लूसेंट की सीरीज हम लोगों की चल रही है, उसमें ये दूसरी क्लास है और इसमें पूरा प्राचीन इतिहास कवर कर लिया गया है। के बाद वाले में मध्यकालीन होगा, मध्यकालीन हो सकता है 2 या 3 वीडियो में लगे। उसके बाद मॉडर्न होगा, मॉडर्न के बाद जो भी आपका होगा, लगभग आपका 350 पेज का है। तो 350 पेज का आपका है और मान के चलिए कि 350 पेज में है, तो अब 350 पेज को एक बार में कवर करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल जो ये सीरीज 10 मिनट का आपके लिए है, ये बहुत ही उपयोगी होगी। ये 30-30 वही क्वेश्चन है जो आपके बार-बार भर्ती परीक्षाओं में आते रहते हैं और आपके कन्फ्यूजन बने रहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का समय निकाल करके और आप कभी भी इसको देख सकते हैं। एक सीरीज में रहेगा, एक सीक्वेंस में रहेगा, जिससे आप लोगों को आसानी से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसकी अधिक जानकारी और व्याख्या देखने के लिए आप वीडियो देखिए, वहाँ पर पूरा एक-एक चीज़ वहाँ विस्तार पे बताया गया है। चलिए बिना देरी के हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल जो है हमारा, कह रहा है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। देखिए, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगिरे थी। उसके बाद पाटलिपुत्र हुई, उसके बाद वैशाली हुई, लेकिन इसमें पहली बात कर रहा है तो गिरिराज। गिरिराज का मतलब गिरिब्रज, ये आपका गिरिब्रज। पहली राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रज, और गिरिब्रज या राजगीर हुआ करती थी, जिसको राजधानी बनाने वाला पहला शासक आपका कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है कि अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को पीलिया नामक बीमारी हो गई थी और उसको ठीक करने के लिए राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था? तो भैया बिंबिसार ने भेजा था। और इसी आधार पे जब इन्होंने भेजा तो ये गया और उसको ठीक कर दिया अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को। तो चंद्रप्रदोत ने सहानुभूत के आधार पे जो है अपनी अवंती को किसमें मिला लिया था? मतलब बिंबिसार के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, हर्यक वंश की नींव रखने का श्रेय बिंबिसार को जाता है। उसके बाद अजातशत्रु आते हैं, उसके बाद उदयन आते हैं, उसके बाद नागदशक आते हैं। तो इसमें आपके कौन से हो जाएंगे? नागदशक हो। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अजातशत्रु और उदयन इसी वंश के शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि इंडिका इंडिका पुस्तक जो है, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो चंद्रमौर्य के दरबार में आए थे और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेना स्थलीय सेनापति हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था पास, तो उस टाइम भारत में धननंद शासन हुआ करता था। और ये कहाँ का निवासी है पूछ रहा है। ये मकदूनिया का निवासी राजा फिलिप का पुत्र था और ये जो है कह सकते हैं कि वहां का पहला जनता के द्वारा चुना गया राजा हुआ करता था। इसके कारण ये महान हो गया था। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडे स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइडे स्पीच या वितत्सा का युद्ध किस नदी के तट पर गया था? झेलम नदी। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? वितत्सा नदी। तो इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, इसको वितत्सा का भी युद्ध कहते हैं। इसमें राजा पोरस हार गया था और जो है सिकंदर इसमें जीत गए थे। अगला है विलियम जोन्स। ये है आपका विलियम जोन्स। व्यक्ति हैं विलियम जोन्स, जिन्होंने मौर्य शासक की पहचान सेंड्रोकोटस से की है। जो मौर्य शासक, ये आपका का मौर्य शासक मतलब कौन से ऐसे मौर्य शासक है जिनकी पहचान ये सेंड्रोकोटस से करते हैं? तो सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी 3 नाम मिलते हैं, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये 3 नाम की पहचान सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि बिंदुसार के समय कश्मीर में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? कि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का एक शासक था। तो बिंदुसार के समय में जब कश्मीर और तक्षशिला में विद्रोह हो रहे थे, उस समय अवंती का अशोक था और अशोक इसका पुत्र था और सुसीम जो है उस टाइम कश्मीर का था। तो बिंदुसार ने ही अशोक को भेजा था और अशोक गया और वहां पे सारा सबका विकेट गिरा के और उस विद्रोह को दमन करके चलाया और सुसीम उस समय भाग के मगध में आ गया था अपने पिता बिंदुसार के पास। मौर्य शासक अशोक कलिंग पर किस आक्रमण किया? किस वर्ष आक्रमण किया? 261 आक्रमण जीतने वाला, संपूर्ण कलिंग पर एक अधिकार प्राप्त करने वाला राजा कौन था? अशोक। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग करके और बुद्ध नीति को अपना लिया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसके समय में हुआ? बात कर रहा है शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख की अगर बात करेगा तो अशोक के समय में ही सबसे पहले की शुरुआत होती है। उससे पहले शिलालेख वगैरह नहीं हुआ करते थे। मौर्य काल में गूढ़ पुरुष वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे था? सेनापति था गुप्तचर अमात्य युवराज। गुप्तचर से था। गुप्तचर मतलब गुप्तचर को ही गूढ़ पुरुष या गूढ़ पुरुष को ही गुप्तचर कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल के मकान लकड़ी के बनाए जाते थे। शुंग वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके और इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। ये जो है
पुष्यमित्र इसका संस्थापक था। निम्न में से किस वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के, अच्छा जो सीसे के सिक्के जारी किए गए थे वो 500 ग्रेन के होते थे। किसने जारी किया था, किस वंश के शासकों ने? सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के शासक अपने नाम के साथ अपने माताओं का भी नाम जोड़ा करते थे। यज्ञश्री सातकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, इस प्रकार से। विदेशी आक्रमणकारियों में इनमें सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था हमारे? सबसे पहले हिंदयवन आए थे, उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे पहलव, ये तीसरे पे थे और ये चौथे पे। तो इसमें आपका पहला पूछा सबसे पहले हिंदेवन, तो हिंदेवन को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कौन? देखिए कुषाण वंश की नींव रखी थी कुजुल कड़फिसेस ने। वास्तविक संस्थापक भीम कड़फिसेस को माना, लेकिन इस वंश का सबसे महानतम बात करेगा तो आपका कनिष्क आंसर सही हो जाएगा। कनिष्क जो है सही हो जाएगा। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक किसका दरबारी चिकित्सक था जिसने चरक संहिता की? मतलब जो चरक था इसकी प्रमुख रचना था, ये किसके दरबार में रहता था? ये कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य का संबंध निम्न में से किस कवि से था? किस कवि थे, मतलब संगम जो साहित्य थे साउथ में थे और दक्षिण भारत मतलब तमिल का संबंध किससे था? तमिल कवियों से था। संगम साहित्य तमिल कवियों से था। निम्न में से किस शासक के गुप्त वंश की नींव रखी? देखिए गुप्त वंश नींव जो है वो लगभग तीसरी सदी के उत्तरार्ध में कहाँ रखी जाती है? कौशाम्बी में इसकी नींव रखने का श्रेय किस जाता है? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए नेपोलियन बोनापार्ट कभी हार का सामना किया था और हमारे यहाँ जो भारत में थे द्वितीय ये भी कभी हार का सामना नहीं किए थे। इसी कारण जो है इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, है ना। ये भी जो है कभी हारे नहीं थे। अरे सॉरी गलत हो गया भाई, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हो गए। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये कभी हार का सामना नहीं किया था। 12 आर्यावर्त 12 दक्षिणावर्त की विजय प्राप्त की थी लेकिन ये कभी हारा नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? देखिए कुमार इधर आ गया है, गुप्त इधर आ गया है, तो इसलिए आपका आंसर होगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, गुप्त, कुमार गुप्त के समय में ही सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि किन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने की? देखिए सबसे पहले सिक्के जारी करने का श्रेय तो हिंदेवन को जाता है, लेकिन शक ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा कुषाण ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? भैया गुप्त शासकों को जाता है। गुप्त शासकों ने ही सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वाकाटक राजवंश का शासक नहीं था? कह रहा है वाकाटक राजवंश का शासक कौन नहीं था? रुद्रसेन प्रथम था, प्रभावती भी थी, भी सेन द्वितीय भी थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध से था, संबंध गुप्त वंश से हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या इसके द्वारा की गई थी? देवगुप्त, शशांक, देवगुप्त और शशांक दोनों, हाँ दोनों ने मिलकर की, दोनों ने मिलकर के की। प्रभाकर वर्धन भाई इनके आप फादर इनला थे। अगला क्वेश्चन था चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? चीनी यात्री हमने आपको बताया था ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है कि कांची में स्तूप कैलाशनाथ मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव है, चोल है, चालुक है, राष्ट्रकूट है, किसने बनवाया था भैया? पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था। पल्लव वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन राष्ट्रकूट वंश का से माना जाता है? राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक दंती दुर्ग को, यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं, बहुत पूछा जाता है। एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित? ये आपकी कहा महाराष्ट्र में। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से किसे पाल वंश का देखिए पाल वंश का सबसे महत्तम शासक पाल था, लेकिन इस वंश की नींव रखने का श्रेय इसके नींव रखने का गोपाल, गोपाल को ही क्या माना जाता है? पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी। बहुत बढ़िया।
सेन वंश का जो संस्थापक था वो क्या था? सामंत सेन। लेकिन इसकी राजधानी हुआ करती थी क्या? लखनौती। लखनौती मतलब नदिया। नदिया कहाँ पड़ेगा आपका? बंगाल। कहाँ पड़ेगा? बंगाल। बंगाल हुआ करती थी। अंतिम क्वेश्चन आज का इस टॉपिक का, निम्न में से किसे होयसल वंश की राजधानी? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। होयसल ये सब साउथ के हुआ करते थे। इसमें आपका कौन सा सही होगा? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? द्वार समुद्र। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास दोनों टॉपिक समाप्त करते हैं और अगले वाले में जो आएगा वो मध्यकालीन शुरुआत होगा। इसी प्रकार से जो 10 मिनट का ये जो शो है, लूसेंट की जो ये सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग ये दूसरी क्लास पढ़ लिए। कल वाली क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, लगभग 350 पेज की जो आपकी लूसेंट है, तो 10 मिनट के शो में प्रयास किया जाएगा बेहतर से बेहतर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे